लोकतंत्र को समझने के लिए सिर्फ राजनीति को नहीं, बल्कि गवर्नेंस यानी शासन को आंकड़ों के आईने में देखना बहुत जरूरी है। आज हम इसी नजरिए से हिमाचल प्रदेश के एक विधानसभा क्षेत्र हरौली की पॉलिटिकल इकोनॉमी का विश्लेषण करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में हरौली विधानसभा क्षेत्र की। ये एक ऐसा इलाका है जिसकी अपनी एक अलग, एक खास राजनीतिक पहचान है और हम इसी पहचान को डेटा के जरिए परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, किसी भी चुनाव को समझना होना तो सबसे पहले उस जगह की मिट्टी को, वहां की जमीन की नब्ज को पकड़ना पड़ता है। और हरौली की बात करें तो ये मुख्य रूप से ग्रामीण सीट है। यहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था लोगों की रोजी रोटी, खेती बाड़ी और छोटे मोटे कारोबार पर ही टिकी है। तो जाहिर है, लोगों की उम्मीदें, उनकी परेशानियां, सब कुछ इसी जमीन से जुड़ी हैं। अब जरा यहाँ के सामाजिक ताने बाने को समझते हैं। ये काफी मिला जुला है। यहाँ राजपूत समुदाय करीब 33% के साथ सबसे बड़ा वर्ग है। उनके बाद दलित आबादी लगभग 19%, ब्राह्मण 18% और सिख समुदाय करीब 11% है। ये जो सामाजिक समीकरण है ना, ये यहाँ की राजनीति पर सीधा असर डालता है और किसी भी चुनावी रणनीति का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। तो लोगों की असल चिंताएं क्या हैं? आंकड़ों को देखें तो सबसे बड़ी शिकायत है अवैध रेत खनन की, जो कि पर्यावरण और समाज दोनों को नुकसान पहुंचा रहा है। दूसरी बड़ी समस्या युवाओं का पलायन। स्थानीय स्तर पर रोजगार की कमी है तो नौजवान काम के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं। हाल ही में 2024 में जो बाढ़ आई, उसने भी यहाँ के उद्योगों को लगभग 100 करोड़ का नुकसान पहुंचाया और करीब 1000 नौकरियां चली गईं। और इनके अलावा बिजली, पानी, स्कूल और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी, ये भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ये सिर्फ नंबर या डेटा पॉइंट्स नहीं हैं। नहीं, ये हरौली के लोगों का रोज का अनुभव है, उनकी जीती जागती हकीकत है। और यही हकीकत, यही असलियत आखिर में तय करती है कि वोट किस तरफ जाएगा, कि राजनीतिक हवा का रुख क्या होगा। तो इन मुद्दों का चुनावी नतीजों पर क्या असर हुआ, चलिए देखते हैं। 2022 के चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को 55.33% वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 42.23% वोट हासिल हुए। ये एक बिल्कुल स्पष्ट जनादेश था। जीत का अंतर था 13.1%। इसे अगर हम वोटों में गिने तो ये बनता है 9148 वोट। अब ये कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है, ये काफी बड़ा फासला है, जो किसी भी चैलेंजर के लिए इस गैप को पार करना एक बहुत बड़ी चुनावी चुनौती बना देता है। तो ये जो सारे आंकड़े हैं, ये हमें क्या संकेत दे रहे हैं? इन नतीजों के पीछे छिपे गहरे संदेश क्या हैं? आइए अब इन सिग्नल्स का विश्लेषण करते हैं। ये आंकड़े हमें 3 मुख्य संकेत देते हैं। पहला, यहां मौजूदा विधायक को एक मजबूत बढ़त हासिल है, जिसे हम कहते हैं इनकम्बेंसी एडवांटेज, यानी पद पर बने रहने का फायदा। दूसरा, जो मुख्य विपक्षी दल है, उसका वोट शेयर लगभग 42% पर मानो थम सा गया है, स्थिर है। और तीसरा, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, वो ये कि हरौली में स्थानीय मुद्दे हमेशा राष्ट्रीय मुद्दों पर भारी पड़ते हैं। और ये विश्लेषण हमें एक जरूरी बात याद दिलाता है। हमारे सार्वजनिक जीवन की, हमारे लोकतंत्र की बुनियाद हर इंसान की इज्जत, उसकी डिग्निटी है। इसका मतलब है कि जो भी सार्वजनिक संवाद हो, वो जानकारी पर आधारित हो, सच्चा हो और जिम्मेदारी से किया जाए। हरौली के वोटरों ने शायद यही किया। बड़े बड़े नारों से ज्यादा अपनी जमीनी सच्चाइयों को तवज्जो दी। हरौली विधानसभा क्षेत्र 2008 के परिसीमन के बाद बना था। तब से लेकर आज तक यहां 3 चुनाव हुए हैं, 2012, 2017 और 2022, और तीनों में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीत हासिल की है। ये क्षेत्र लगातार कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ बना हुआ है। अगर हम वोट शेयर के ट्रेंड को और गहराई से देखें तो कांग्रेस का वोट शेयर धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ा है। 2012 में 52.7% से बढ़कर 2022 में 55.3% हो गया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का जो वोट आधार है, वो 42 से 43% के बीच ही स्थिर बना हुआ है। मतलब साफ है, दोनों पार्टियों के बीच का अंतर कम होने के बजाय और बढ़ा है। यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है। 2022 में जब बीजेपी ने ऊना जिले की बाकी सभी सीटें जीत ली थीं, तब भी हरौली एकमात्र ऐसी सीट थी जहां उसे हार का सामना करना पड़ा। ये बात हरौली की एक अलग, एक अद्वितीय राजनीतिक पहचान को दिखाती है, जो इसे अपने ही जिले में एक आउटलायर, एक अपवाद बनाती है। लेकिन हाल के दिनों में एक नया पैटर्न भी उभर रहा है, और वो है बढ़ता हुआ सामाजिक तनाव।
2024 में दलित और अन्य हिंदू समूहों के बीच हुई एक झड़प इस बात का संकेत है कि जो पुरानी राजनीतिक वफादारी है वो बदल सकती हैं। इस तरह की घटनाएं अक्सर चुनावी समीकरणों को बिगाड़ सकती हैं। तो एक चैलेंजर इस किले को कैसे भेज सकता है? अगर हम एक स्वॉट एनालिसिस करें तो उनकी ताकत है उनका नेशनल ब्रांड और संसाधन, लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो इस सीट पर कभी जीते ही नहीं। उनके लिए मौका स्थानीय शिकायतों और सत्ता विरोधी लहर में छिपा है, पर राज्य सरकार की योजनाएं और ये जो नया सामाजिक तनाव है ये उनके लिए एक बड़ा खतरा भी बन सकते हैं। तो फिर एक असरदार गवर्नेंस का खाका, एक ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है? पहला कदम, नौकरियों और युवाओं के पलायन की समस्या का ठोस समाधान निकालना। दूसरा, बाढ़ जैसी आपदाओं को झेल सके ऐसा मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। तीसरा, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचाने का सबूत देना। और चौथा, एक ऐसी व्यवस्था बनाना जहां लोगों की शिकायतों को ठीक से सुना और हल किया जा सके। देखिए, एक अच्छे शासन में लोगों की सहमति और उनकी गरिमा सबसे ऊपर होती है, चाहे वो जमीनी स्तर पर हो या डिजिटल दुनिया में। हमारे देश के कानूनों के तहत सहमति सर्वोपरि है। लोगों की जानकारी को सावधानी से संभालना चाहिए। ये डिजिटल डिग्निटी का सवाल है। चलिए अब ये देखते हैं कि कैसे एक नीतिगत मुद्दा लोगों की रोजी रोटी से, उनकी आजीविका से सीधा जुड़ जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है स्वान नदी में अवैध रेत खनन का मामला। ये जो अवैध खनन है इसका असर सिर्फ नदी तक नहीं रहता, ये नदी का रास्ता बदल देता है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। ये खेती की जमीन को बर्बाद करता है और उद्योगों की नौकरियों को भी खतरे में डालता है। इसीलिए एक माइनिंग पॉलिसी सिर्फ खनन के बारे में नहीं है, ये बाढ़ नियंत्रण और नौकरी बचाने की पॉलिसी भी है। गवर्नेंस में हर चीज एक दूसरे से इसी तरह जुड़ी होती है। हरोली में जो सामाजिक तनाव बढ़ रहा है उसे देखते हुए एक नेता का सबसे पहला कर्तव्य समाज को जोड़ने वाला एक पुल बनना है। विकास तभी संभव है जब हर समुदाय खुद को सुरक्षित महसूस करे। याद रखिए, विभाजनकारी ताकतें प्रगति की सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं। तो हरोली के लिए भविष्य की दृष्टि क्या होनी चाहिए? एक ऐसा भविष्य जहां सबकी तरक्की हो, साझा समृद्धि हो, जहां नदियां स्वस्थ हों, जहां युवाओं को अपने ही घर में मौके मिलें और जहां एक भरोसेमंद शासन हो जो लोगों की जरूरतों को पूरा करे, उनकी आवाज सुने। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।